नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 12th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स विषय का पहला अध्याय, जिसका टॉपिक था व्यष्टि अर्थशास्त्र के हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक उसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को ध्यान में रखते हुए, उसके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा का अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे व्यष्टि का अर्थ था सूक्ष्म या व्यक्तिगत या केवल किसी क्षेत्र की एक इकाई, जैसे अपन मान सकते हैं सभी मोबाइल कंपनियों या मोबाइल उद्योग में से किसी एक कंपनी या एक मोबाइल उद्योग का अध्ययन करना व्यष्टि कहलाता था। ठीक इसी के विपरीत यदि हम किसी क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करें, संपूर्ण इकाइयों का विश्लेषण करते हैं, तो संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम यह अध्ययन विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि कार उद्योग है। भारत में कार उद्योग है। कार उद्योग में सभी प्रकार की कार कंपनियां आ जाती हैं, और जब हम सभी कार कंपनियों का एक साथ अध्ययन करते हैं कि कितनी लागत आएगी इनको बनाने में, कितनी मार्केटिंग में सेलिंग हो पाएगी, या इनकी कॉस्ट क्या होगी, या इनके फीचर्स क्या होंगे, जब हम सभी का अध्ययन जब एक साथ करेंगे कार उद्योग का, तो यह अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसी दृष्टिकोण को हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू कर सकते हैं। अर्थात जब भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था अर्थात सभी क्षेत्रों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं, समग्र या विस्तृत रूप से करते हैं, तो यह समग्र अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। आपको समझ में आ गया होगा, और इसी आधार पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र वाले टॉपिक के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको व्यवस्थित रूप से जो लिखा हुआ है आप इसको याद कर सकते हो, और किसी भी क्षेत्र में अपनी वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ी है अभी उसको अप्लाई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का आशय एवं परिभाषाएं। तो इसमें जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था हो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या शहरी, तो समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से या समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, पहली शर्त। दूसरी बात है, इसमें कुल राष्ट्रीय आय केवल एक व्यक्ति की नहीं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टोटल लिखा हुआ है, कुल लिखा हुआ है, अर्थात इसमें कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग व्यय इत्यादि का अध्ययन कुल के रूप में या संपूर्ण के रूप में किया जाता है। इसलिए ही इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी इकाई विशेष का अध्ययन ना करके समस्त इकाइयों का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसको योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, मैं बता दूं आपको, जो योगात्मक अर्थशास्त्र है यह ओटी में भी संभावित रहता है, कई बार देखा है हमने पेपरों में। ठीक है, अब हम अगला इसकी परिभाषाएं देखते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं इसमें। समष्टि अर्थशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। सबका दृष्टिकोण केवल कुल या समग्र की ओर होता है। तो इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हमने दो सेलेक्ट की हैं। सबसे पहली परिभाषा है सुलझ के शब्दों में।
सुल्ज के शब्दों में आप देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। अर्थात इसमें यह धारणा छिपी है, राष्ट्रीय आय मतलब संपूर्ण राष्ट्र की आय, देश के सभी नागरिकों की एक साथ आय, संपूर्ण या समग्र आय का विश्लेषण प्रोफेसर सुल्ज ने राष्ट्रीय आय के माध्यम से समग्र समष्टि अर्थशास्त्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरी परिभाषा आप देखते हैं बोल्डिंग के अनुसार है। बोल्डिंग भी वही कॉन्सेप्ट रखते हैं, बोल्डिंग भी वही अपनी अवधारणा संपूर्ण की ओर बताते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अपन शब्दों का चयन करते उनका अध्ययन करेंगे, उन विश्लेषण करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, मतलब ये व्यष्टि की बुराई के माध्यम से उसकी अपोजिट बता रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। योग शब्द आप समझ गए हैं, योग या कुल मात्राएं या संपूर्ण मात्राएं एक ही बात है। तो इन मात्राओं का योग किया जाता है। इसका संबंध, फिर दोबारा से बोला इसने, इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं, मतलब व्यष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आय अर्थात संपूर्ण राष्ट्र की आय से होता है। इसी प्रकार से फिर बोला है कीमत के संबंध में, व्यक्तिगत कीमत से संबंध नहीं होता, बल्कि सीमांत कीमत स्तर से होता है। संपूर्ण उत्पाद की किसी सामान्य कीमत से होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। इसने कई क्षेत्रों में व्यक्तिगत की बुराई या व्यक्तिगत के विपरीत समष्टि को बोलने का प्रयास किया है सभी जगह। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे आपने पढ़ा है संपूर्ण या कुल पर ध्यान दिया गया है या योग पर ध्यान दिया गया है, उसी अर्थ, आशय या परिभाषाओं में से ही जो मुख्य शब्द होते हैं, जो परिभाषित शब्द होते हैं, उन परिभाषित या मुख्य शब्दों से जिसको अपन आंसर की बोल सकते हैं, उन्हीं शब्दों या आंसर की से समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताई गई हैं और उनको विस्तार से बताया गया बिंदुवार। तो अपन अब इस अगले क्वेश्चन में देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहला बिंदु बोलता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। डैश लगा के फिर लिखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ या समग्र या विस्तार संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। नंबर दूसरा बिंदु है अध्ययन की विषय सामग्री, अर्थात हम कैसे अध्ययन करते हैं, क्या होता है इसमें। तो दूसरा बिंदु है अध्ययन की विषय सामग्री। इसमें आप देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल विनियोग, अर्थात सभी घटकों में, सभी बिंदुओं में कुल का प्रयोग किया गया है या संपूर्ण का प्रयोग किया गया है। अर्थात इसकी जो विषय सामग्री होती है अध्ययन की, वो होती है संपूर्ण किसी भी क्षेत्र से। तो आपने देखा दूसरा बिंदु भी आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कुल या संपूर्ण को बताने का प्रयास किया गया है। अपन एक बार और इसको देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से कुछ बातें बताई गई हैं घटक, कुल राष्ट्रीय आय, कौमा कुल बचत, कौमा कुल उत्पादन, कौमा कुल उपभोग, कौमा कुल रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। यह इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है जो अर्थ में भी छिपी हुई थी। अब देखते हैं नंबर 3, विशेषता है तीसरी व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण भी वहीं पर फोकस करता है, वहीं पर इंडिकेट करता है। आप देखिए व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसने क्या विस्तार किया है, समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न
पक्षों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके लिए सामूहिक समाधान खोजता है। सामूहिक समाधान, पहले तो आप देखते हैं किसी क्षेत्र की विभिन्न या संपूर्ण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और यदि उनके लिए सामूहिक समाधान खोजा जाता है, सामूहिक मतलब सभी के लिए समाधान। जैसे हम बोल सकते हैं कि आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याओं पर कितना भार पड़ेगा, किसका भार ज़्यादा होगा, किस पर भार कम होगा करदाताओं पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी दर निर्धारित करेंगे जो सामूहिक रूप से समान भार के अनुसार सभी उपभोक्ताओं पे या करदाताओं पे लागू हो सके। इसलिए बोला गया है तीसरी उसमें विशेषता में कि व्यापक दृष्टिकोण होता है इस अध्ययन का। समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न पक्षों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके लिए सामूहिक समाधान खोज सकता है। चौथी विशेषता आप देखेंगे इसकी कॉन्सेप्ट के अनुसार ही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरक। समष्टि अर्थशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र जो शाखा है अर्थशास्त्र की अध्ययन की, वह शाखा व्यष्टि का भी पूरक है, अर्थात व्यष्टि उसके बिना अधूरा है, व्यष्टि का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरक इसलिए होता है क्योंकि जो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा जो भी निष्कर्ष व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा निकाले जाते हैं, उनकी जांच या उनका विश्लेषण या उनका महत्व समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है, तभी व्यष्टि का कोई महत्व या अस्तित्व माना जाता है। इसलिए इसमें कहा है कि चौथी विशेषता में कि समष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरक होता है। तो आपने ये सुना है चार विशेषताएं जो लिखी हैं, चारों विशेषताएं हमने कई उदाहरणों के माध्यम समझने का प्रयास किया है और आपको स्क्रीन पर जो चार विशेषताएं दिख रही हैं वो व्यवस्थित विशेषताएं हैं, आप उनको आसानी से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं मुख्य क्वेश्चनों में। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है भारत सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, आर्थिक विश्लेषकों के लिए। तो इसमें लिखा है बिंदुओं के माध्यम से ही समझाया गया है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व अर्थात उससे जहाँ जहाँ फायदा है अर्थव्यवस्था में सरकार को और विश्लेषकों को, उन बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। हम उन बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो है नंबर एक, पहले महत्व है आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। पहला महत्व है हमारा आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। आपको मालूम है देश के अंदर आर्थिक कल्याण या जन कल्याण के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों में आर्थिक नीतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और आज आप देख रहे हैं महामारी के समय पर आर्थिक गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर ही बहुत सारे व्यक्तियों का जो है जीवन यापन या परिवहन हो पा रहा है। तो अपन इसमें देखेंगे आर्थिक नीतियों में प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण अर्थात कहाँ कितना खर्च करना है, किस जन कल्याण के लिए खर्च करना है, किन योजनाओं पे खर्च करना है, आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है। सरकार को राष्ट्रीय आय, रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मूल्यों के स्तर, बचत आदि के संबंध में कई प्रकार की आर्थिक नीतियां निर्धारण करनी पड़ती हैं। इन सब विषयों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, इसलिए आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इसकी सहायता मिलती है। इसलिए यह आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सरकार के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर दूसरा महत्व हम समझने का प्रयास करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का कि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली भी समष्टि अर्थशास्त्र से समझी जा सकती है, समझी ही जाती है। आर्थिक विश्लेषक जो है पूरे भारत या इतने मेजर इंडिया को समझने के लिए, गतिविधियों को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रायः प्रत्येक देश
में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ एक समस्या रहती हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि सभी देशों में या क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं आधारभूत, जैसे कुल आय कम है, इसको कैसे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, क्या उपाय किए जाएं। कुल उत्पादन कितना हो रहा है, उत्पादन में क्या क्वालिटी लाई जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादन की लागत कैसे घटाई जाए। इसी प्रकार से तीसरी समस्या ही बनती है जैसे संपूर्ण रोजगार आदि। तो इन समस्याओं को समझने के लिए भी इसका सहारा लिया जाता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र इन समस्याओं का आर्थिक विश्लेषण करके, उनको समझकर, उनकी त्रुटियों को जानकर इनके निराकरण करने के उपाय भी बतलाता है, उनको सुधार करने के सुझाव भी समष्टि अर्थशास्त्र देता है। इसलिए यह संपूर्ण अर्थव्यवस्थाई कार्य प्रणाली को समझने में बहुत सहायक होता है। नंबर 3, तीसरा महत्व देखते हैं आप, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्व है आर्थिक नियोजन में सहायक, अर्थात आर्थिक नियोजन योजनाएं बनाने में समष्टि अर्थशास्त्र कैसे सहायक है। आप देख रहे हैं भारत आज 1947 से 2020 तक कैसे विकास करता हुआ आया है। सभी बच्चे जानते हैं कि भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। इसी प्रकार से बजट और कई वार्षिक योजनाएं महत्वपूर्ण रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ तीसरे बिंदु में बताया गया है कि आर्थिक नियोजन में समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। अपन इसको देखते हैं तीसरे बिंदु को। इसमें लिखा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ लाइन लिखी हैं, स्पष्ट रूप से जमाई गई हैं। उनको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, आपको व्यवस्थित मिल जाएंगी, स्क्रीन पर हैं। आर्थिक नियोजन के लिए अर्थात कई प्रकार की आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। साधनों का आवंटन मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि उत्पादन किया किसी देश में 5 साधन होते हैं, उनको साधन बोलते हैं, और एवं उपयोग आवश्यक होता है। नियोजन के लिए यह आवश्यक सामग्री समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही प्रदान की जाती है। अर्थात तीसरे बिंदु में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आर्थिक नियोजन के लिए या आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में जो साधन है, संसाधन है, उनका उपयोग कैसे किया जाए, वे हमारे पास कितनी मात्रा में है, हमें उनका आवंटन या वितरण कैसे करना है। इसलिए उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम नियोजन या योजनाओं का निर्माण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला बिंदु है, चौथा बिंदु है, मैं समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का मुख्य बिंदु देखते हैं अपन, विकास के मूल्यांकन में भी सहायक होता है। देखिए विकास के मूल्यांकन में कैसे सहायक होता है। हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप अनुमान लगाएं कि भारत की राष्ट्रीय आय 10 साल पहले कितनी थी और आज भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। आपको मालूम है भारत की अर्थव्यवस्था पहले बहुत पिछड़ी हुई थी, उसका नंबर टॉप 10 में भी नहीं आ रहा था, टॉप 10 से बाहर चल रही थी। लेकिन आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समझ सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय आज अधिक हो गई है पिछले समय से, और भारतीय अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं 6 और 7वें नंबर पर विश्व में स्थापित हो गई है, अर्थात विश्व में अपना स्थान बना लिया है। तो कई अवधियों के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उनसे हम अवधियों का जो अंतर होता है, वृद्धि होती है, उसका हम विकास में मूल्यांकन कर सकते हैं। आप देखते हैं चौथा बिंदु है, विकास के मूल्यांकन में क्या सहायक है। समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रमों का मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नंबर 5वां बिंदु है मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण। कई प्रकार की देश में मौद्रिक समस्याएं होती हैं,
उन मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण भी हम समान रूप से, संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। इसमें लिखा है मौद्रिक समस्याएं मतलब होता है कि जैसे कर अपवंचन है ना, कर की वसूली है, और कई प्रकार के कस्टम हैं, कई प्रकार के GST TC आदि आर्थिक समस्याएं होती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण कर उनका समाधान किया जा सकता है। नंबर 5वां, छठा बिंदु है महत्व है, व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। अच्छा, व्यापार चक्र हमने पहले 11th में भी बात की थी। व्यापार चक्रों का मतलब होता है कि मांग और पूर्ति, उत्पादन और विक्रय, इनमें जो अंतर आता है, इसके कारण जो महंगाई सस्ताई होती है या मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं, इनके कारण जो अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध हो जाती है, उनको व्यापार चक्र कहते हैं। अभी आपको मालूम चल रहा, महामारी का समय चल रहा, महामारी में क्या हो रहा है कि देश में उत्पादन बंद हो चुका है, विश्व में भी कई जगह उत्पादन बंद हो चुका है और ट्रांसपोर्ट भी बंद है। इसके कारण क्या हो रहा, माल का आना जाना बंद हो गया, जिससे आप देख रहे हैं सामान्य रूप से अपने आसपास भी देख रहे हैं कि कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, कुछ वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, कुछ वस्तुओं की मांग ज़्यादा हो रही है। तो जो अनबैलेंस होता है उत्पादन और पूर्ति में, उस अनबैलेंस को ही हम कभी भी तेजी मंदी के कारण या तेजी मंदी की स्थिति के आधार पर हम व्यापार चक्र कहते हैं। इसमें लिखा है व्यापार चक्रों का विश्लेषण। तो छठा बिंदु अपन महत्व देखते हैं, क्या महत्व है इसका। व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें लिखा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा अर्थव्यवस्था में आने वाले व्यापार चक्रों का विश्लेषण कर उन्हें नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, उन्हें संतुलन करने में सहायता मिलती है। आपने देखा है कि भारत से जैसे मजदूरों का पलायन चल रहा था, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी, ट्रेनों की मांग कर रही थी हमें मजदूर भेजने के लिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा महाराष्ट्र हमने इतनी ट्रेनें उपलब्ध करा दी, लेकिन वहाँ पर मजदूरों से ट्रेन नहीं भरा पा रही हैं, खाली ट्रेन खड़ी हुई हैं, और भी ऐसे कई स्थान हैं। तो इस प्रकार के विश्लेषणों में समष्टि अर्थशास्त्र हमको सहायता कर सकता है। नंबर 7 महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन में समष्टि अर्थशास्त्र सहायता करता है। जैसे आप देखते हैं उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन तभी संभव हो सका है जबकि व्यक्ति के समूह का अध्ययन किया गया हो। नंबर 8 इसका महत्व है साधनों के वितरण में महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र से राष्ट्रीय साधनों के मूल्यांकन, अर्थात देश के पास कितने साधन हैं उत्पादन के, कितने मात्रा में या कितने साधन हैं, एवं वितरण में सहायता मिलती है कि इनमें वितरण किस प्रकार से किया जाए। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी या देश के साधनों का मूल्यांकन करता है पहले, और मूल्यांकन के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न समुदायों में या वर्गों के माध्यम से साधनों के वितरण में सहयोग करता है। नंबर 9 बिंदु है इसके महत्व का, महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक। अब आप देखते हैं देश के पास कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं होती हैं, जैसे विदेश व्यापार में आप देख रहे हैं, विदेश व्यापार में अभी वर्तमान में चीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। भारत सरकार का मानना है कि देश में उत्पादन किया जाए और आयात को घटाया जाए, और इसी प्रकार से मुद्रा प्रसार भी आप देख रहे हो। भारत सरकार ने मुद्रा प्रसार को बढ़ाने के लिए अभी आपने पेपरों में देखा होगा, न्यूज़पेपरों में, कि भारत सरकार ने भारत के लिए मुद्रा प्रसार के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है कि आम व्यक्ति के पास मुद्रा जाए, मार्केट में मुद्रा जाएगी तो उसका प्रसार होगा, जिससे कि क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में गति आ जाए। इसी प्रकार से राजस्व सरकार को कहाँ से आए कहाँ से व्यय हो,
इस प्रकार से कई प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जब हम संपूर्ण रूप से समग्र रूप से एक समान रूप से अध्ययन करते हैं तो उसमें समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के आधार पे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन इतने ही थे, महत्व वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। धन्यवाद, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें।